यस, सिंगल एंट्री सिस्टम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से बात कर रहे थे। हमने कुछ क्वेश्चंस किए, तो लास्ट क्वेश्चन हमने टोटल डेटर अकाउंट बनाने पे किया था। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस को। कौन सा था लास्ट बेटा? निकालिए निकालिए क्वेश्चन निकालिए फटाफट। सेवन था। 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट देखें। यहाँ बनाना है, हमें कैलकुलेट करना है टोटल सेल्स एंड टोटल परचेज। तो इसमें बनाना है टोटल डेटर एंड टोटल क्रेडिटर अकाउंट। टोटल डेटर एंड टोटल क्रेडिटर अकाउंट। स्टार्ट करो। टोटल डेटर टोटल क्रेडिटर, डेटर का अकाउंट ड्रॉ करेंगे, क्रेडिटर का अकाउंट ड्रॉ करेंगे। मेक इट फास्ट। परचेज कैलकुलेट करना है, सेल्स कैलकुलेट करना है। डेटर 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। ये हमारा डेटर्स अकाउंट। फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर 70 एंड क्रेडिटर 81। डेटर का ओपनिंग बैलेंस 70, क्रेडिटर का 81। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, बी आर रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। बी आर रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। बी आर हमें डेटर से रिसीव हुआ होगा, जिसने हमारे डेटर के बैलेंस को कम किया होगा। तो बी आर रिसीव ड्यूरिंग द ईयर बाय बी आर। बाय बी आर अमाउंट 47,000। बिल्स पेबल इशूड ड्यूरिंग द ईयर। बिल्स पेबल इशूड, हमने बिल्स पेबल इशू किए, यानी हमने क्रेडिटर को बिल्स पेबल इशू किए, तो क्रेडिटर का बैलेंस कम हो गया होगा। टू बिल्स पेबल 51, 53। नेक्स्ट, कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर। डेटर का बैलेंस कम, बाय कैश रिसीव्ड, बाय कैश। $1,56,000। कैश पेड टू सप्लायर, क्रेडिटर्स में
टू कैश डेबिट 1,72,000. बैड डेट रिकवर्ड कहीं नहीं आएगा. डिस्काउंट अलाउड टू बाय सप्लायर, डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर, सप्लायर ने डिस्काउंट दिया, इसे डिस्काउंट रिसीव्ड. क्रेडिटर का बैलेंस कम 7,000. डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, डेटर अकाउंट में क्रेडिट 9,000. इंडोर्स बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, इंडोर्स्ड बीआर डिसऑनर. हमने बिल इंडोर्स किया, हमने बीआर इंडोर्स किया क्रेडिटर को, और क्रेडिटर को जो बीआर हमने इंडोर्स किया है वो डिसऑनर हो गया है. तो यहाँ पे हमारे डेटर भी इंक्रीज होंगे और क्रेडिटर भी इंक्रीज होंगे. इंडोर्स बीआर डिसऑनर होने पे जर्नल एंट्री बनता है डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर. तो डेटर में भी इंक्रीज, क्रेडिटर में भी इंक्रीज 3,000. डेटर में टू बीआर, या फिर आप लिखेंगे टू क्रेडिटर और ब्रैकेट में लिखेंगे बीआर डिसऑनर. कितना है 3,000. और क्रेडिटर में आएगा बाय डेटर्स, नेक्स्ट सेल्स रिटर्न 11,000. डेटर का बैलेंस कम होगा 'डिस्काउंटेड बीआर डिसऑनर का जर्नल एंट्री 2,000 rupees. Discounted BR dishonor 2,000 rupees. Data will increase. To bank BR dishonor amount 2,000. उसके बाद कैश सेल्स आया है, कैश सेल्स का कुछ नहीं करना है. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स नीचे आ रहे अभी और भी है. बीआर इंडोर्स्ड टू क्रेडिटर, बीआर इंडोर्स्ड टू क्रेडिटर, बीआर इंडोर्स टू क्रेडिटर, क्रेडिटर कम हो जाएंगे. बीआर इंडोर्स टू क्रेडिटर, क्रेडिटर कम हो जाएंगे.
27,000 से क्रेडिटर में डेबिट साइड पे 2BR 21,000, BR डिस्काउंट डिसऑनर्ड बाय कस्टमर, BR डिसऑनर की एंट्री, BR डिसऑनर डेटर अकाउंट डेबिट टू BR, तो डेटर का बैलेंस वापस इंक्रीज हो जाएगा 5,000 टू BR। इस क्वेश्चन में आपका मैक्सिमम जितना भी इंफॉर्मेशन होता है सारा आ गया है। डेटर का बैलेंस 82, क्रेडिटर का बैलेंस 95, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस 82, क्रेडिटर का 95, बैलेंसिंग फिगर यहां पे आएगी आपकी क्रेडिट परचेज और यहां आएगी आपकी क्रेडिट सेल्स। क्या चीज बेटा? क्रेडिट सेल्स 2,25,000 और क्रेडिट परचेज 2,70,000। क्वेश्चन ने हमसे टोटल परचेज टोटल सेल मांगा है, तो इसमें कैश परचेज और कैश सेल्स भी ऐड कर दोगे। यस गाइस, क्या सबका हो गया क्या? चले, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कम ऑन फटाफट, क्वेश्चन नंबर 9। In a concern, the opening provision for doubtful debt 51,000. During the year, a sum of 10,000 was written off as bad debt. Closing balance of debtor 6,30,000. It was decided that the 10% of the debtor is to be maintained as provision. Calculate the closing balance towards provision for doubtful debt and pass journal entry to give the effect of the provision maintained. Final account का क्वेश्चन है हमारे पास। ये ओपनिंग प्रोविजन हमारे पास 51,000 रुपीज का बना हुआ है। 10,000 रुपीज हमने बैड डेट राइट ऑफ किया है। 6,30,000 के डेटर जिसपे 10% का प्रोविजन हमें मेंटेन करना है। तो यहां पे प्रोविजन का लेजर अकाउंट बना लेते हैं। एक प्रोविजन का लेजर अकाउंट बनाइएगा। प्रोविजन का अकाउंट बनाते हैं। प्रोविजन के अकाउंट में हम ओपनिंग बैलेंस लेके आए हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 51,000 का बैलेंस हम लेके आए। प्रोविजन का हम ओपनिंग बैलेंस लेके आए हैं 51,000 का, जिससे हमने अपनी करंट ईयर की बैड डेट को सेट ऑफ कर दिया।
टू बेड डेट 10,000, प्रोविजन से करंट ईयर का बेड डेट सेट ऑफ हो गया, टू बेड डेट 10,000। फिर हमने यहाँ पे नया प्रोविजन ईयर एंड पे टू बैलेंस सीडी, नया प्रोविजन क्रिएट किया। अब नया प्रोविजन इन्होंने कितना बनाने को बोला है, डेटर पे 10%, 6,30,000 के डेटर का 10%, 63,000। पढ़ो वापस, पढ़ो वापस, क्या बोलते हो, ऐसी गलतियां मत करो बेटा। ये ड्यूरिंग द ईयर का बेड डेट है और ये क्लोजिंग डेटर्स हैं, इसका मतलब वो बेड डेट डेटर में ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो ये क्लोजिंग डेटर्स हैं। 6,30,000 रुपीज के डेटर्स पे 10% का प्रोविजन, 63,000। और अब जो भी शॉर्टेज होगा वो शॉर्टेज हम P&L से चार्ज करेंगे, 22,000 बाय P&L। और इस प्रोविजन को बनाने की जर्नल एंट्री, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। फाइन, अब आते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हमने किए। अब एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैपिटल कंपैरिजन मेथड, जिस तरह के क्वेश्चंस हम एग्जाम में एक्सपेक्ट करते हैं, यहां पे हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैपिटल कंपैरिजन मेथड से कंपनी का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, कैपिटल कंपैरिजन मेथड से बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। हमें ईयर 1 ईयर 2 के असेट्स एंड लाइबिलिटीज गिवन है कुछ, और नीचे इंफॉर्मेशन देखिए, असेट लाइबिलिटी, बिल्डिंग ईयर 1, फर्नीचर ईयर 1, इसके ईयर 2 की वैल्यूज मिसिंग है जो हमें आइडेंटिफाई करनी रहेंगी। स्टॉक मिल गया, डेटर है, कैश है, बैंक है, लोन है, क्रेडिटर है। बिल्डिंग आर डेप्रीशिएटेड बाय 2.5% एंड फर्नीचर इज डेप्रीशिएटेड बाय 10%। तो बिल्डिंग और फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन चार्ज करने के बाद हमें उनका क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। One life insurance policy of the proprietor was matured during the period and the amount of 40,000 rupees is retained in the business. क्या मतलब है इसका? It is additional capital. प्रोपराइटर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मेच्योर हुई है तो वो उसका पर्सनल मनी है, लेकिन हमने वो पैसा बिजनेस में रिटेन कर लिया है, इसका मतलब ये प्रोपराइटर ने हमें एडिशनल कैपिटल प्रोवाइड किया है। The proprietor took at 2,000 per month for meeting family expenses. ये आ गया हमारा उसका drawings. Prepare statement of affairs and also find out profit of Mr. लक्ष्मण। तो दोनों ईयर का हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, बोथ ईयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के लिए आप दो तरह से बना सकते हो, या तो आप दोनों साल का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कॉलम फॉर्म में भी बना सकते हो, या फिर दोनों साल का अलग अलग बनाना है। कॉलम फॉर्म में बनाएंगे तो एक प्रॉब्लम ये कि डेप्रीशिएशन माइनस करके दिखाने में हमें तकलीफ रहेगा, तो हम दोनों साल का अलग बनाते हैं। ईयर 1 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, फटाफट सारे असेट्स लाइबिलिटीज, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बैंक, कैश, कैपिटल, लोन, क्रेडिटर्स। 1, 150, 120, 40। सॉरी, अच्छा 50 है, 120, 40, 70।
ईयर 1 है बेटा, डेप्रीशिएशन ईयर 2 में चार्ज करना है। कैश इन एंड 1200, बैलेंसिंग फिगर से कैपिटल, गलत है। कैलकुलेटर है तो फिर कैलकुलेटर से बोलो। टू 41 200, नाउ ईयर 2, बिल्डिंग 1 लाख लेस डेप्रीशिएशन, फर्नीचर 50,000 लेस डेप्रीशिएशन, स्टॉक, डेटर्स, बैंक कैश, कैपिटल, लोन, क्रेडिटर्स। बिल्डिंग पे 2.5%, फर्नीचर पे 10%। स्टॉक, लोन, तो ये हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग दोनों कैपिटल आ गया। $4,40,700, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर से कैपिटल आई है। इट इज आर क्लोजिंग कैपिटल। अब बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। नहीं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कैपिटल कंपैरिजन मेथड है। वी स्टार्ट फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल 4,40,700, एड ड्राइंग्स 2,000 पर मंथ, लेस एडिशनल कैपिटल
कितना एडिशनल कैपिटल लगाया उसने? 40,000। ये आ गया आपका एडजस्टेड कैपिटल 4,24,700 लेस ओपनिंग कैपिटल 241,200 प्रॉफिट आ गया 1,83,500। बैलेंस शीट में आप ड्राइंग एडिशनल कैपिटल का कोई ट्रीटमेंट नहीं करोगे, वहां से फाइनल क्लोजिंग कैपिटल लाओगे और आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या इनकम स्टेटमेंट इस तरह से बना के वहां पे कंपैरिजन से आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। ये एक फिक्स फॉर्मेट है इस तरह के क्वेश्चंस का, कैपिटल कंपैरिजन मेथड। हाँ, डन, समझा क्या सभी को? नेक्स्ट, एग्जैक्ट सेम नहीं तो सेम ही प्रिंट, सेम क्वेश्चन है। देखिए इसमें नया पॉइंट सिर्फ एक है, इसमें नीचे आइए। मिस्टर ए डिसाइडेड टू प्रोवाइड डेप्रीशिएशन, सेम पॉइंट। ही परचेज ज्वेलरी फॉर 24,000 फॉर हिज डॉटर and he sold his car, amount of 40,000 is retained in the business। जो उसने ज्वेलरी खरीदा है वो हो गई इसकी ड्राइंग, और जो उसने कार में पैसा दिया है वो हो गई उसकी एडिशनल कैपिटल। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन सुनिएगा। द इनकम टैक्स डिपार्ट ऑफिसर on assessing the income of Shri Lakshman feels that he has not disclosed the full income. He gives you the following assets and liabilities, year 1 beginning and year 2 end। इंफॉर्मेशन क्या दिया है? ईयर 1 का तो बिगिनिंग दिया है और ईयर 2 का एंड दिया है। इसका मतलब हमें 2 साल का कंबाइंड इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ईयर 1 का बिगिनिंग, ईयर 2 का एंड। तो ये जो बैलेंसेस हैं ये 2 साल के कंबाइंड बैलेंसेस हैं, 2 ईयर का कंबाइंड। ड्यूरिंग ईयर 1 के तो ओपनिंग है और ईयर 2 के क्लोजिंग है। इसका मतलब क्या हुआ? ईयर 1 का क्लोजिंग कहां गया? ईयर 1 का क्लोजिंग नहीं है हमारे पास, तो मैं अलग अलग 2 साल का नहीं बना सकता, तो मुझे 2 ईयर का कंबाइंड स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ईयर 1 ओपनिंग से ईयर 2 क्लोजिंग तक, तो 2 ईयर कंबाइंड बनाना पड़ेगा, 2 साल की कंबाइंड सारी इंफॉर्मेशन आनी पड़ेगी। तो यहां जो कैपिटल कैलकुलेट होके आएगी वो आपके पास आएगी ईयर 1 की ओपनिंग कैपिटल और ईयर 2 की क्लोजिंग कैपिटल। नहीं है वैसा, 2 साल हो रहा है ना बेटा, कैपिटल में आपको 2 साल का गैप मिल रहा है। आपके पास ईयर 1 पिछले साल में आपको इस क्वेश्चन में ये ईयर 1 का एंड था और ये ईयर 2 का एंड था, तो ईयर 2 का एंड और ईयर 1 का एंड का मतलब क्या हो गया? एक ही साल हुआ ना। लेकिन यहां जो इंफॉर्मेशन है वो ईयर 1 का बिगिनिंग है और ईयर 2 का एंड है। ईयर 1 का बिगिनिंग और ईयर 2 का एंड, मतलब यहां पे जो कैपिटल निकलेगा वो फर्स्ट ईयर ओपनिंग कैपिटल निकलेगा। फर्स्ट ईयर क्लोजिंग कैपिटल नहीं है मेरे पास, सीधा सेकेंड ईयर क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा। बनाना वैसे ही है, 2 साल का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बट यहां स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपका बनेगा ईयर 1। ईयर 1 ओपनिंग फाइंड आउट होगा, इसमें नहीं मिलेगा सेकेंड ईयर ओपनिंग। आपके पास फर्स्ट ईयर एंड के बैलेंसेस ही नहीं है तो सेकेंड ईयर ओपनिंग कहां से लाओगे? तो आपके पास ईयर 1 का ओपनिंग कैलकुलेट होगा, ईयर 2 का क्लोजिंग कैलकुलेट होगा। मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नॉर्मली बनाना है, यस बिल्कुल नॉर्मली बनाना है। और उस नॉर्मली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बन गए आपके, लेकिन उससे जो कैपिटल आएगी वो फर्स्ट ईयर ओपनिंग और सेकेंड ईयर क्लोजिंग आएगी। तो उस कैपिटल जब प्रॉफिट कैलकुलेशन करोगे तो वहां उस कैपिटल में आपको 2 साल के एडजस्टमेंट्स डालने पड़ेंगे, 2 साल की ड्राइंग, 2 साल का एडिशनल कैपिटल वटेवर। तो प्रॉफिट भी आपके पास
2 साल का एक साथ कैलकुलेट होके आएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग 2 ईयर डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर वॉज 4,000 पर मंथ, तो उसका ड्राइंग हो गया 4,000 मल्टीप्लाई बाय 4,000 मल्टीप्लाई बाय 24, 2 साल की ड्राइंग लेनी है। डिक्लेयर्ड इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर वर, उसने जो इनकम डिक्लेयर की थी फर्स्ट ईयर में 1,05,000 की और सेकेंड ईयर में 1,23,000 की, तो 2 साल की उसकी डिक्लेयर्ड इनकम पता है, यानी टोटल डिक्लेयर्ड इनकम इन 2 ईयर इज 2,28,000। वेदर इनकम टैक्स ऑफिसर्स कंटेंशन इज करेक्ट और नॉट, तो आप इसमें बना लीजिए 2 साल का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब इसको कॉलम फॉर्म में बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है। 2 कॉलम, ईयर 1, ईयर 2। पुनीत, ईयर 1 बिगिनिंग, ईयर 2 एंड। 1 का बिगिनिंग है, 2 का एंड है। कैश, स्टॉक, डेटर, बिल्डिंग, कार, ज्वेलरी, लोन टू ब्रदर, ओइंग टू ब्रदर। कैश, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, बैंक नहीं है क्या, कैश, स्टॉक, डेटर, बिल्डिंग। रिवर्स ऑर्डर ले लो, बिल्डिंग फर्स्ट ले लो। नहीं, फर्क पड़ता है भैया, फर्क बिल्कुल है, आपको एक ऑर्डर रखना पड़ेगा, लिक्विड या फिक्स जो भी रखना है आपको। मार्शलिंग तो प्रॉपर रखनी पड़ेगी, वरना फिर मार्क्स पे फर्क पड़ता है, जैसा आपको रखना है। बिल्डिंग, ज्वेलरी, मोटर कार, लोन टू ब्रदर, स्टॉक, डेटर्स, कैश, कैपिटल, लोन फ्रॉम ब्रदर, क्रेडिटर्स। आइए चलते हैं। कैश 25,500 एंड 16,000। स्टॉक 56 एंड 95,500, 91,500। डेटर 41,500 एंड 52,500। नेक्स्ट, बिल्डिंग 190, मोटर कार नील एंड 125। बिल्डिंग 190 दोनों साल, मोटर कार 1,25,000, ज्वेलरी 75 एंड 125।
लोन टू ब्रदर फर्स्ट ईयर में नहीं है, सेकेंड ईयर में 20,000. लोन फ्रॉम ब्रदर फर्स्ट ईयर में 40,000, सेकेंड ईयर में नील. क्रेडिटर्स 35 एंड 55,000. कितना है कैपिटल? 3,13,000. 565. 5,65,000. Statement of profit. Closing capital. Year 2. 5,65,000. Add drawings. 4,000 multiplied by 24. 96. Adjusted capital 6,61,000 minus opening capital year 1 3,13,000. 3,48,000. Profit of 2 years. दो साल का कंबाइंड ले रहा हूं ना बेटा. ईयर 2 का क्लोजिंग ले रहा हूं, ईयर 1 का ओपनिंग ले रहा हूं. 2 साल का अलग अलग नहीं बना सकते ना हम. ईयर 2 की ओपनिंग होती तो 2 साल का अलग अलग बनाना पड़ता. फिर फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट अलग निकलता, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट अलग निकलता. अभी हमारे पास मिड पीरियड का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम 2 ईयर कंबाइंड करेंगे. डिस्क्लोज्ड इनकम. कितना इनकम डिस्क्लोज किया उसने इनकम टैक्स को? 1,05,000 एंड 1,23,000. 2,28,000 का इनकम डिस्क्लोज किया था. 1,20,000 शॉर्ट डिस्क्लोज्ड. टैक्स भी देना पड़ेगा, पेनल्टी भी देना पड़ेगा. शॉर्ट डिस्क्लोज्ड 1,20,000 की इनकम कम डिस्क्लोज की है. क्या चीज? कैसे निकालोगे ईयर 2 की ओपनिंग भाई? ईयर 2 का आपके पास नेटवर्थ ही नहीं है, असेट लायबिलिटी के ओपनिंग बैलेंसेज ही नहीं है, कैसे निकालोगे? इस प्रॉफिट में ईयर 2 का प्रॉफिट कितना है, 1 का कितना है, ये पता थोड़ी है आपको. कैपिटल कंपैरिजन का ये अच्छा सा एक और क्वेश्चन जहां 2 साल का कंबाइंड कैलकुलेशन किया हमने. फाइन. नेक्स्ट. कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को गाइस? इधर अपने पक्का?
पढ़िए क्वेश्चन नंबर 13। Raju does not maintain his books of accounts under the double entry system but keeps slips of papers from which he makes up his annual accounts. पर्चियां रखता है, पर्चियों से एनुअल अकाउंट बनाता है, ठीक है, चिट्स. He has borrowed money from a bank to whom he has to render figure of profit every year. He has given the bank the following figure of profit in last 5 years. उसने पिछले 5 सालों में बैंक को जो प्रॉफिट का फिगर दिया है वो आपको बताया हुआ है कि 5 साल में उसका कितना प्रॉफिट हुआ. द बैंक अपॉइंट्स यू टू ऑडिट द स्टेटमेंट and verify whether the figure of profit reported are correct or not. For this purpose, the following figures are made available to you. Position as on 31st December 18. अब 5 साल का कंबाइंड कैलकुलेशन है, बीच के ईयर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. 31st दिसंबर 18 का क्लोजिंग है, यानी 19 का ओपनिंग. 31st दिसंबर 18 डेटर्स, स्टॉक, कैश इन हैंड एंड बैंक creditor expenses due. He borrowed 5,000 from his wife on 30th September 2018, on which he had agreed to pay simple interest at 12% per annum. The loan was repaid along with interest on 31st March 2020. सितंबर 18 में लोन लिया, तो सितंबर 18 यानी 2019 की ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, लेकिन उसके बाद 2020 में रीपे कर दिया है. इन दिसंबर 2019 he had advanced 8,000 to Raghav for purpose of a vacant land. The property was registered in March 2021 after payment of balance consideration of 32,000. Cost of registration incurred for this were 7,500. उसने एडवांस दिया था दिसंबर 19 में. दिसंबर 19, देखो हमें यहां पे 2 बैलेंस शीट बनाना रहेगा. वो कौन से 2 ईयर का बनेगा? 19 का ओपनिंग बनेगा और 23 का क्लोजिंग बनेगा. अब ये लोन, ये एडवांस हमने पे किया 19 एंड में, तो ये 19 की ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं आएगा. उसके बाद हमने प्रॉपर्टी का पेमेंट कर दिया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया. टोटल प्रॉपर्टी कितने की हो गई? 47,500 की प्रॉपर्टी हो गई. 8,000 एडवांस दिया हुआ था, 32,000 फर्दर पेमेंट और किया, और 7,500 का रजिस्ट्रेशन भी करवाया. तो टोटल प्रॉपर्टी कॉस्ट हो गया 47,500. और ये प्रॉपर्टी फाइनली बनके कब रेडी हुई हमारे पास? मार्च 21 में. इसका मतलब जब हम 23 का बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें ये प्रॉपर्टी आएगी. तो 23 की बैलेंस शीट में एक प्रॉपर्टी आएगी. राजू परचेज ज्वेलरी फॉर 15,000 फॉर हिज डॉटर इन अक्टूबर 21. मैरिज एक्सपेंसेस 24,000. ये दोनों हो गई उसकी ड्राइंग्स. A new DVD player was purchased by him in March 22 for 18,000 and presented by him to his friend in November 23. Drawings. His annual household expenses to a minimum of 24,000. Drawings 24,000 हर साल, और हम यहां बना रहे हैं कितने? 5 साल का, तो मल्टीप्लाई बाय 5. एक ये ड्राइंग आएगी उसकी. The position of assets and liabilities as on 31st December 23 का क्लोजिंग. ओवरड्राफ्ट चल रहा है बैंक में, ओवरड्राफ्ट चल रहा है बैंक में अगेंस्ट प्रॉपर्टी.
24,000 एनुअल ड्राइंग है, तो 5 ईयर का आपका टोटल ड्राइंग बन जाएगा 24,000 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसके बाद आ गया हमारे पास 31 दिसंबर 2023। तो मैंने बताया जैसे दो बैलेंस शीट आपका बनेगा, कौन कौन सी डेट का दो बैलेंस शीट बनेगा, एक 19 का ओपनिंग बनेगा और एक 23 का क्लोजिंग बनेगा। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने 2 ईयर पे लिया था, यहां पे हमें 5 ईयर में लेना है, ठीक है। अब उसमें 31 दिसंबर 23 के बैलेंसेस कुछ गिवन है हमारे पास। उन बैलेंसेस में ओवरड्राफ्ट विद बैंक, ना ये 19 का एंड है ना, ये तो प्रॉफिट बताया ना बेटा 19 का। 19 के ओपनिंग के बैलेंसेस ये रहे ना, हमें दिए हुए हैं ना। 31 दिसंबर 18 क्लोजिंग के बैलेंसेस दिए हुए हैं, तो 31 दिसंबर 18 क्लोजिंग के बैलेंसेस का मतलब 19 के ओपनिंग बैलेंसेस हो गए। इससे बनाएंगे हम 19 का ओपनिंग बैलेंस शीट और बाकी से बनाएंगे हम, ठीक है, 23 का क्लोजिंग। अब 23 के क्लोजिंग में ओवरड्राफ्ट विद बैंक सिक्योर्ड अगेंस्ट प्रॉपर्टी 12,000 लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स एक्सपेंसेस पेबल यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डेटर्स इंक्लूडिंग 6,000 ड्यू फ्रॉम अ पर्सन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय कोर्ट। डेटर में 600 रुपीज एक डेटर है जो इंसॉल्वेंट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसको, क्योंकि वो लॉस हो गया है, कंफर्म लॉस है हमारा, डेटर 600 कम कर देना है। स्टॉक इन ट्रेड 125% ऑफ द कॉस्ट टू रिफ्लेक्ट मार्केट वैल्यू 60,000, 125% ऑफ कॉस्ट, और ऊपर भी स्टॉक में लिखा था 95% ऑफ कॉस्ट, 95% ऑफ कॉस्ट। हम लेते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो अकॉर्डिंगली मार्केट वैल्यू और कॉस्ट निकाल के उसका जो लोअर होगा उसे हमें यहां पे बैलेंस शीट में लेना है। आगे चलते हैं। कैश इन हैंड 250। इट इज फाउंड दैट द रेट ऑफ प्रॉफिट हैज बीन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द पीरियड। क्या बोल रहा है, पूरे 5 साल में जो प्रॉफिट का रेट है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म प्रॉफिट रेट का मतलब हर साल हमें इक्वल प्रॉफिट हुआ है। तो आपके पास जो प्रॉफिट कैलकुलेट होके आएगा वो 5 साल का कंबाइंड प्रॉफिट आएगा, उसे आप इक्वली डिवाइड कर दीजिए 5 साल के अंदर। देन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द पीरियड एंड द प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द ईयर इज टोटल सेल्स फॉर द पीरियड इज रेशो। फाइन, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द पीरियड इन प्रपोर्शन टू सेल्स बोल रहा है, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द पीरियड इन प्रपोर्शन टू सेल्स। इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा है कि जो रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स है वो हर साल सेम है। तो हर साल जितना भी, सपोज 20% ऑफ सेल्स, तो हर साल जितना भी सेल्स होगा उसका 20% प्रॉफिट होगा। अब यहां पे इन्होंने सेल्स का रेशो दे दिया हमें, तो ये सेल्स का रेशो इनडायरेक्टली आपके लिए क्या मिल गया, प्रॉफिट का रेशो मिल गया। आपका 5 साल का जो टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट होगा उसको इस रेशो में डिवाइड करोगे तो आपको एनुअल प्रॉफिट मिल जाएगा। असर्टेन द एनुअल प्रॉफिट एंड इंडिकेट डिफरेंस, फिर ऊपर से डिफरेंस कैलकुलेट करके बताना है विद दोस रिपोर्टेड बाय राजू टू बैंक, ऑल वर्किंग आर टू फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। सेल्स का रेशो है, सेल्स का रेशो है, सेल्स का रेशो है, और सेल्स पे हर साल रेट ऑफ प्रॉफिट सेम है। तो यदि मैं सेल्स पे प्रॉफिट निकालूंगा तो जिस रेशो में सेल्स होगी उसी रेशो में प्रॉफिट भी होगा, तो ये हो गया प्रॉफिट का रेशो। ये बोल रहा है यूनिफॉर्म रेट है, सेल्स के कंपैरिजन में यूनिफॉर्म रेट है। क्वेश्चन सेज रेट ऑफ प्रॉफिट इज यूनिफॉर्म ऑन सेल्स। नहीं, क्यों निकालनी पड़ेगी, क्यों निकालनी पड़ेगी, हमारे पास 5 साल का टोटल प्रॉफिट आएगा। मैं सेल्स का रेशो कुछ भी हो उस पर प्रॉफिट रेट यदि सेम है तो सेल्स पे जब प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो सेल्स रेशो एंड प्रॉफिट रेशो तो सेम ही बनेगा ना। तो ये जो रेशो है ये सीधा प्रॉफिट रेशो हो गया, तो प्रॉफिट को इस रेशो में डिवाइड कर देना है। यहां यूनिफॉर्म प्रॉफिट नहीं बोला है, यहां पे इन्होंने बोला है प्रॉफिट हैज बीन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द पीरियड ऑन इन प्रपोर्शन टू सेल्स। सेल्स पे सेम रेट है तो रेट ऑफ प्रॉफिट इज सेम, तो सेल्स जिस रेशो में होगी प्रॉफिट भी उसी रेशो में निकल के आएगा। सपोज तो अभी 5 लाख का सेल हुआ तो 1 लाख का प्रॉफिट, 10 लाख का सेल हुआ तो 2 लाख का प्रॉफिट। 5 और 10 का रेशो, नीचे भी 1 लाख और
2 लाख और 10 लाख, वही 5 और 10 का रेशो सेम ही रहेगा ना, रेशो चेंज नहीं होगा। चलो शूट। समय हो गया क्या? तो आप क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 कर, 12 हमने कर लिया ना अभी, 11 एंड 13 करके लाएंगे। 13 आप करके लाएंगे, मैं 14 करवाऊंगा, उसमें और अच्छी चीजें हैं। ओके चलो, 11 एंड 13 इज होमवर्क। बाय, सी यू।